नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीएम मोदी का गुजरात दौरा, महात्मा मंदिर के कार्यक्रम में होंगे शामिल, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका जाएंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री, भारत यूएस संबंधों को मिलेगी मजबूती। एमपी सरकार के मंत्री विजय शाह मामले में एसआईटी ने पूरी की जांच, कर्नल सोफिया अंसारी पर की थी विवादित टिप्पणी। आसिम मुनीर की फोटो कंट्रोवर्सी पर ओवैसी ने कुवैत में कसा तंज, नकल के लिए भी अकल चाहिए। पहलगांव में आज विशेष कैबिनेट बैठक करेगी उमर अब्दुल्ला सरकार, आतंकी हमले को लेकर होगी चर्चा। लालू परिवार में खुशखबरी, तेजस्वी यादव और राजश्री को हुआ बेटा। शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गुयाना के राष्ट्रपति से की मुलाकात, पाकिस्तान की खोली पोल। खान सर ने गुपचुप रचाई शादी, कोचिंग क्लास में खुद किया खुलासा, बोले भोज की व्यवस्था कर रहे हैं। ईरान पहुंचे शहबाज शरीफ, भारत के साथ शांति वार्ता करने की जताई इच्छा। मुंबई में होगी झमाझम बारिश, दिल्ली में भी येलो अलर्ट, गुजरात के कई इलाकों में भी मौसम ने ली करवट। यूके के लिवरपूल में जीत का जश्न मना रहे थे फुटबॉल प्रशंसक, तभी सिरफिरे ने चढ़ा दी कार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बांग्लादेश में नए सेवा कानून पर पुरजोर विरोध, कर्मचारियों ने सचिवालय के मुख्य द्वार पर जड़ा ताला। सऊदी अरब में नहीं छलका पाएंगे जाम, जारी रहेगा शराब पर लगा प्रतिबंध। रविशंकर प्रसाद ने विदेशी मंच से पाकिस्तान को किया बेनकाब, आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर हो कार्रवाई। गजा पट्टी में इजरायल ने फिर बरपाया कहर, हमले में गए 52 लोगों की जान, युद्ध विराम से भी किया इनकार। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किया खुलासा, छोटे उद्योग खुद ही नहीं होना चाहते बड़ा। सच नहीं है भारत के साथ व्यापार घाटे का ट्रंप का दावा, सरप्लस में है अमेरिका। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सफर होगा बेफिक्र, एनएचएआई बना रहा 3 नए फ्लाईओवर, कई जिलों को होगा फायदा। एमएसएमई में मझोले उद्योग पिछड़े, सिर्फ 0.3% का योगदान, नीति आयोग ने गिनाई 7 बड़ी चुनौतियां। राकेश गंगवाल और उनका परिवार इंडिगो में 3.4% हिस्सेदारी बेच सकते हैं, 6,831 करोड़ रुपए में सौदे का दावा। महाराष्ट्र में बारिश आफत बन गई है। मुंबई में बेमौसम बारिश की वजह से हालात काफी बदहाल हो गए हैं। कुछ घंटों की लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में और ट्रेन की पटरियों पर जलभराव हो गया। इस बीच वर्ली के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें मेट्रो स्टेशन दरिया में तब्दील होता नजर आया। हालत इतनी खराब हो गई कि स्टेशन के गेट ही नहीं, प्लेटफॉर्म तक पानी पहुंच गया। लोग मेट्रो में जाने के लिए पानी में घुसने को मजबूर हो गए। वहीं मेट्रो के अंदर से छत से पानी टपकता हुआ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होने की वजह से ये बाढ़ आई है। कांग्रेस ने इस मेट्रो स्टेशन का एक वीडियो शेयर कर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि ये मुंबई का आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्टेशन है। सिर्फ 17 दिन पहले इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया था। ये सिर्फ एक बारिश में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। साफ नजर आ रहा है कि जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। ये है नरेंद्र मोदी और बीजेपी का खोखला विकास। मुंबई में आई पहली बारिश ने फडणवीस सरकार के विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है। इस घटना ने मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर उस मेट्रो लाइन पर जिसका उद्घाटन महज कुछ दिन पहले यानी कि 10 मई को हुआ था। सवाल ये भी है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना और डिजाइन पूरी तरह से तैयार थी या फिर मेट्रो के निर्माण में कोई घोटाला हुआ है। देखिए, मैंने कहा पहले, ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहते।
दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी है? इसलिए कि पहलगांव में 26 हमारी माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने। उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूँ। नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पालन में चूक हो गई, इसके लिए अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। और ये अमित शाह कल आकर हमको ज्ञान दे रहा है मुंबई में। आप जिम्मेदार हो। ऑपरेशन सिंदूर ने ये सिंदूर तो उजाड़ दिया हमारी महिलाओं का। कहाँ है वो आतंकवादी? क्या आपने गुजरात में छुपाया है? क्या दाहोद में छुपाया है? कल मोदी जी दाहोद में थे ना। जिस दाहोद में औरंगजेब का जन्म हुआ है गुजरात में, वहां से कल बड़े बड़े गर्जना कर रहे थे ये लोग। लेकिन जिम्मेदार आप है। आपकी वजह से ये हमारे महिलाओं का, माताओं का, बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, तो आप प्रायश्चित लेकर इस्तीफा दीजिए। लेकिन आप कल कहा थे, जिसको आपने इस देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति कहा, डिफेंस में घोटाला किया, ऐसा कहा, जिसके ऊपर आपने व्हाइट पेपर निकाला, वो अशोक चव्हाण के घर में आप क्या खा रहे थे? अमरस पूरी और ढोकला। ये आपका कल का मेनू था। 1 घंटे तक आप खा रहे थे वहां। यहाँ मुंबई डूब रही है, वहां हमारे माताओं के घर का जो सिंदूर जिसका उजाड़ा, वो घर में आक्रोश चल रहा है और आप बैठे खाते हो, पीते हो, हाँ, राजनीति करते हो। ये आपकी असंवेदनशीलता है। तो ये ज्ञान देना बंद कर दीजिए। अगर बाला साहब होते तो बाला साहब को पश्चाताप होता। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने एक न्यूज एजेंसी से भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया है। अरविंद विरमानी ने कहा है कि भारत इस साल तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और जापान से आगे निकल जाएगा। तो वहीं 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने ये दावा किया था कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और भारत जापान से बड़ी $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ा है। नीति आयोग के दोनों महत्वपूर्ण सदस्यों का बयान मेल न खाने की वजह से ये अब चर्चा का विषय बन गया है। अरविंद विरमानी ने कहा, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। मुझे व्यक्तिगत रूप से भरोसा है कि ऐसा 2025 के अंत तक हो जाएगा। इस बात को पुख्ता तरीके से रखने के लिए हमें 12 महीने का डेटा देखना होगा, तब तक ये पूर्वानुमान रहेगा। तो वहीं नीति आयोग के सीईओ BV सुब्रमण्यम द्वारा 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान बिल्कुल अलग था। सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कहा था कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। आज भारत जापान से बड़ी यानी $4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पर टिके रहे तो 2.5 से 3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। बता दें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने अप्रैल में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में दावा किया था कि भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2025 में भारत की GDP $4.19 ट्रिलियन हो जाएगी, जो जापान की $4.18 ट्रिलियन की GDP से थोड़ी ज्यादा है। तो वहीं ये भी दावा किया जा रहा था कि भारत जर्मनी को पीछे पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। IMF और अन्य वैश्विक संस्थानों के अनुमानों के अनुसार यदि भारत की वर्तमान वृद्धि दर बनी रहती है तो 2028 तक भारत जर्मनी के $4.9 ट्रिलियन GDP को पीछे छोड़कर 2027 तक $5 ट्रिलियन और 2028 तक $5.58 ट्रिलियन तक की अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। दावा है कि इसके बाद केवल अमेरिका $30.57 ट्रिलियन और चीन $19.231 ट्रिलियन की GDP से भारत से आगे रहेंगे। तो वही सवाल आता है कि आखिर भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर विश्व स्तर और आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। बता दें कि भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर आम लोगों पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे बढ़ती अर्थव्यवस्था से नए रोजगार सृजित होंगे, खासकर तकनीक, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में। बढ़ती GDP और निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होगा। बढ़ती आय और मध्यम वर्ग के विस्तार से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी।
आय का असमान डिस्ट्रीब्यूशन और महंगाई जैसी चुनौतियां बनी रह सकती हैं, जिन्हें सरकार को संबोधित करना होगा। तो वहीं ग्लोबल स्तर पर भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे कि G20 और IMF से प्रभाव बढ़ेगा। भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI में और वृद्धि होगी, क्योंकि ग्लोबल कंपनियां भारत को एक आकर्षक बाजार के रूप में देख रही हैं। भारत और जापान के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी जैसे चंद्रयान 5 और सैन्य सहयोग भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देगी। भारत इस उपलब्धि के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में और करीब आ गया है। भारत अगर 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देता है तो लीडरशिप और मजबूत होगी। नीति आयोग के सदस्य विरमानी ने IMF द्वारा अपनी रिपोर्ट में साल 2025 के लिए जारी आंकड़ों के बारे में कहा कि ये एक सटीक आंकड़ा पूरे साल की GDP के लिए है। उन्होंने ये साफ किया है कि इस आंकड़े में भारत के लिए पूरे साल की GDP जापान से ज्यादा होगी, ये बताया गया है। उन्होंने कहा कि सटीक आंकड़े जनवरी या फरवरी में जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि पूरे साल की बात की जा रही है, ना कि कुछ महीनों की। वृंदावन के दिल में बसी आस्था अब एक नई व्यवस्था के दौर में प्रवेश कर गई है। यूपी सरकार ने श्री बांके बिहारी जी मंदिर के लिए ट्रस्ट की स्थापना कर दी है और इसके साथ ही मथुरा वृंदावन के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है और अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब मंदिर के प्रशासन, पूजा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा का जिम्मा इस नए ट्रस्ट के पास होगा। मतलब कि नए ट्रस्ट के पदाधिकारी ही अब वहां पर पूजा और अन्य व्यवस्थाओं का निर्धारण करेंगे। ट्रस्ट में सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रदेश सरकार करेगी। इसमें 11 न्यायाधीश नाम निर्दिष्ट होंगे, जबकि 7 न्यायाधीश पदेन होंगे। नाम निर्दिष्ट न्यायाधीशों में वैष्णव परंपराओं, सांप्रदायों या पीठों से संबंधित 3 प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनमें संत, मुनि, गुरु, विद्वान, मठाधीश, महंत, आचार्य, स्वामी आदि शामिल हो सकेंगे। इनके अतिरिक्त सनातन धर्म की अन्य परंपराओं, सांप्रदायों अथवा पीठों से संबंधित 3 प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनमें संत, मुनि, गुरु, विद्वान, मठाधीश, महंत, आचार्य, स्वामी आदि शामिल होंगे। सनातन धर्म की किसी भी शाखा या संप्रदाय से संबंधित ऐसे 3 प्रतिष्ठित व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र जैसे शिक्षाविद, विद्वान, उद्यमी, वृत्तिक, समाज सेवी आदि से हो, लेकिन उनका दायरा केवल इतने तक ही ना हो। करीब 5 एकड़ में फैले इस कॉरिडोर पर अनुमानित खर्च 500 करोड़ रुपए का होगा। इसमें चौड़ी सड़कें, धर्मशालाएं, पार्किंग और श्रद्धालुओं के लिए अस्पताल तक की सुविधा शामिल होगी। मंदिर में सेवारत गोस्वामी परंपरा से 2 सदस्य जो स्वामी श्री हरिदास जी के वंशज हो, इनमें एक राजभोग सेवायतों का प्रतिनिधित्व करेगा और दूसरा शयन भोग सेवायतों का। पदेन न्यायाधीशों की संख्या 7 से ज्यादा नहीं होगी। इसमें मथुरा के DM, मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा वृंदावन के नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, धर्मार्थ कार्य विभाग का एक अधिकारी, श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियुक्त कोई सदस्य इनमें शामिल होगा। बता दें, नाम निर्दिष्ट न्यायाधीशों का कार्यकाल 3 साल के लिए होगा और कोई भी न्यायाधीश 2 बार से ज्यादा नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। हालांकि न्यायाधीश कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। वहीं पदेन न्यायाधीश जब तक अपने पद पर रहेंगे तब तक के लिए उनका कार्यकाल होगा। पदेन सदस्यों के पास न्यास में वोट करने का अधिकार नहीं होगा। किसी भी न्यायाधीश की बोर्ड बैठक में कम से कम 7 सदस्यों का होना जरूरी होगा। इसमें 5 नाम निर्दिष्ट और 2 पदेन सदस्य होने चाहिए। एक अहम नियम, सभी न्यायाधीश केवल हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाले होंगे। गैर हिंदुओं को ट्रस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर पदेन न्यायाधीश भी हिंदू ना हो या हिंदू परंपराओं में विश्वास ना रखता हो तो उससे कनिष्ठ व्यक्ति को न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा न्यायालय द्वारा अगर किसी को अपराधी ठहराया गया तो वो भी न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकेगा। बता दें, किसी भी जाति या लिंग के आधार पर किसी की भी नियुक्ति की मनाही नहीं होगी। इसके अलावा ट्रस्ट को 20 लाख तक की संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन इससे अधिक की राशि पर सरकार की अनुमति जरूरी होगी। सालाना बजट पास कराना और खर्च का ऑडिट कराना भी अनिवार्य होगा। न्यायाधीश को हर साल अपना बजट न्यास बोर्ड से पास करवाना जरूरी होगा। उसमें साल भर की प्रस्तावित कार्य परियोजनाएं और उसका खर्च शामिल होगा। इसके अलावा न्यायाधीश के खर्च और आय का पूरा ब्यौरा ऑडिट भी करवाना अनिवार्य होगा। अर्चक और पुजारियों आदि का नियत वेतनाम तय करना और उनकी नियुक्ति करना न्यास की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।
लालू यादव के परिवार से इन दिनों जहां एक और सियासी हलचल और पारिवारिक तनाव की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर एक बड़ी और प्यारी खुशखबरी ने इस माहौल में मिठास घोल दी है। जी हां, तेजस्वी यादव एक बार फिर पापा बन गए हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे की पहली झलक शेयर की और लिखा, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ, घर में नन्हे मेहमान के आने से बहुत खुश हूँ, जय हनुमान। लालू राबड़ी के सबसे छोटे बेटे तेजस्वी की जिंदगी में ये दूसरी बार पिता बनने का सुखद मौका है। इससे पहले वो एक बेटी के पिता बन चुके हैं। परिवार में जश्न का माहौल है, बधाइयों का तांता लगा हुआ है और लालू यादव और राबड़ी देवी भी इस मौके को खास बनाने के लिए कोलकाता पहुंचे, जहां तेजस्वी और उनकी पत्नी राजश्री यानी कि रेचेल पहले से मौजूद थे। तेजस्वी यादव और राजश्री की कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। दोनों दिल्ली के DPS स्कूल में मिले, दोस्ती हुई, फिर प्यार और 2021 में शादी के बंधन में बंध गए। बता दें, तेजस्वी और रेचेल की शादी दिल्ली में धूमधाम से हुई। तेजस्वी की पत्नी ईसाई परिवार से है। शादी से पहले वो काफी सालों से दोस्त थे। ये भी बताया जाता है कि तेजस्वी की पत्नी पहले एयर होस्टेस थी। तेजस्वी और उनकी पत्नी बचपन से दोस्त थे। दोनों DPS RK पुरम में साथ पढ़े। 2014 में करीब आए। उनकी दोस्ती प्यार में बदली। तेजस्वी लालू राबड़ी के सबसे छोटे बच्चे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि तेजस्वी यादव को अपने माता पिता को शादी के लिए मनाने में काफी समय लगा था। कहा जा रहा था कि लालू यादव इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, शायद इसलिए उन्होंने अपनी शादी में कई करीबी रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था। राजश्री चंडीगढ़ के एक व्यवसायी की बेटी है और हरियाणा की रहने वाली है। शादी के बाद रेचल को एक नया नाम मिला। लालू यादव ने अपनी बहू का नाम राजश्री रखा। जानकारी दे, तेजस्वी यादव की पहले से एक बेटी है। अब उनके घर बेटे का जन्म हुआ है। परिवार में खुशी का माहौल है। लालू परिवार को खूब बधाइयां मिल रही हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि उनके घर एक नन्हा मेहमान आया है। इस खबर से उनके समर्थक और परिवार वाले बेहद खुश हैं, लेकिन इस पारिवारिक खुशी के बीच एक सियासी तूफान भी है। कुछ ही दिन पहले तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को लेकर पोस्ट कर हलचल मचा दी थी, जिसके बाद लालू यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया। ऐसे में तेजस्वी के घर आई ये खुशखबरी न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे लालू कुनबे के लिए राहत की सांस जैसी है। हालांकि अब तक इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम और परिवार में आई खुशी पर तेज प्रताप यादव का कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें,
कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।